हेलो बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे रोल ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल कोरिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस की। आज हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं या हमारे बुद्धि को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। यहाँ बुद्धि के स्वरूप को कहें तो कई प्रकार के ऐसे जो फैक्टर हैं या डिटरमिनेंट्स हैं जो निर्धारित करते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये जो भी आपके फैक्टर हैं वो बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस फैक्टर में बात करें हम तो आपके जो जैविक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, आर्थिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, ये सब महत्वपूर्ण हैं। ये सब हमारे बुद्धि का निर्धारण मूल रूप से करते हैं। अनेक प्रकार की जो स्टडी हुई है, आपके अध्ययन हुए हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो व्यक्ति है उसका वंशानुक्रम, हेरिडिटी, उसके द्वारा भी बुद्धि का निर्धारण होता है। इससे पहले मैंने बात भी की थी वंशानुक्रम की। साथ ही अगर ये जो स्टडी की उसमें ये भी देखा गया है कि जो आपकी हेरिडिटिकल जो इन्वायरमेंट है, यानी कहने का अर्थ है कि जो वंशानुगतिशीलता है अच्छी नहीं है तो वो व्यक्ति की जो बुद्धि है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। मनोवैज्ञानिकों ने भी ऐसा देखा है कि औसत रूप से अगर हम बात करें तो जो एकांकी जुड़वा बच्चे होते हैं उन बच्चों की जो बुद्धि होती है उसमें काफ़ी समानता होती है, जबकि जो भ्रांति जुड़वा बच्चे होते हैं उन बच्चों की बुद्धि में इतनी समानता नहीं होती। बच्चों की बुद्धि का निर्धारण करने में या उसको प्राप्त करने वाले जो जिन्स हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सिर्फ जैविक कारक ही बुद्धि का निर्धारण नहीं करते। ये ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जैविक कारकों के अलावा भी आपके सामाजिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, ये भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। एक बच्चे को जन्म से चाहे जितनी अच्छी बुद्धि क्यों न मिली हो, लेकिन अगर उसे अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास संभव नहीं हो सकता। एक अच्छे स्वास्थ्य माहौल की बात करें तो एक अच्छे स्वस्थ माहौल में ही कहें तो परिवार में जो बच्चे पलते हैं उनकी बुद्धि सामान्य रूप से अधिक अच्छी विकसित हो पाती है। इसी तरीके से सांस्कृतिक कारक भी जो होते हैं वो भी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अक्सर ये देखा भी गया है कि जो शहरी क्षेत्र के लड़के होते हैं वो गांव के क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि परीक्षणों में औसत में अधिक स्कोर जो है वो प्राप्त करते हैं। आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ बच्चे हैं अच्छी तकनीकी का प्रयोग करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और जीवन में एक तरह से विकसित होने के लिए अधिक उनको अवसर मिल जाता है, जिसके कारण उनकी बुद्धि होती है वो भी सामान्य जो बच्चे हैं या जो निम्न आर्थिक स्तर वाले बच्चे होते हैं उनसे अधिक उन्नत हो सकती है। तो यहाँ किसी एक फैक्टर को हम नहीं ले सकते, कई ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण आपकी बुद्धि होती है उसका निर्धारण होता है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफरेंसेस की, तो बुद्धि में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो मैक्सिमम पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे व्यक्ति की बुद्धि से अलग होती है, भिन्न होती है। ऐसी भिन्नता क्यों होती है, ये कहें तो दो तरीके, उसका दो रीज़न है, दो कारण है जिसके कारण व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो रहे हैं। पहला आपका कारण है इसका हेरिडिटी, इट मीन्स आनुवंशिकता। दूसरा कारण है आपका इन्वायरमेंट, वातावरण। बुद्धि पर आनुवंशिकता के कारण जो उत्पन्न भिन्नता होती है उस पर कई स्टडी हुए हैं। साइकोलॉजिस्ट ने जो अलग अलग परिवार के बच्चे थे उनको लेकर के उन्होंने एक ही वातावरण में रखा और वो पाला, लेकिन इसके बावजूद उनकी बुद्धि एक दूसरे से अलग थी, जबकि उनका वातावरण जो था एक ही था। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे वास्तव में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हो रहे थे, क्योंकि जहाँ पर हेरिडिटिकल हर पर्सन जो बच्चे थे वो अलग थे, आनुवंशिक रूप से जो बच्चे थे वो अलग थे, वातावरण एक ही रखने के बावजूद उनकी जो बुद्धि थी वो अलग अलग प्रकार की थी। तो इस भिन्नता का कारण आपकी आनुवंशिकता ही है, क्योंकि आनुवंशिकता का अलग अलग होना था। इसी तरीके से जो आइडेंटिकल जो ट्विंस चिल्ड्रन होते हैं, काम के जो जुड़वा बच्चे थे, उनकी बुद्धि में भी आपकी 0.90 का कोरिलेशन देखा गया,
जबकि इतनी ही समानता आपके जो भ्रांतीय जो जुड़वा बच्चे थे उनमें नहीं थी। इनकी बुद्धि में 0.55 का कोरिलेशन देखा गया। तो इससे ये मिल जाता है कि कहें तो बुद्धि में आनुवंशिकता के कारण जो कहें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैक्सिमम पाई जाती है। अगर हम बात करें बाउचार्ड और मैग्यू की, तो बाउचार्ड मैग्यू 1981 ने जो आपके स्टडी की, साथ ही एलन मियर और आपके जोविन्स 1963 ने जो स्टडी की, उन्होंने अपने स्टडी के आधार पे ये बताने की कोशिश की कि जो बच्चे व्यक्तियों में अगर रिश्तेदारी होती है यानी कहने का अर्थ है कि वो बच्चे जिनमें एक तरह से व्यक्तियों में रिश्तेदारी होती है, तो उनकी जो बुद्धि लब्धि है उसमें कोरिलेशन अधिक पाया जाता है। और जो इन्होंने स्टडी की, उनकी स्टडी के आधार पर भी ये देखा गया कि जो चचेरे, फुफेरे, ममेरे भाई बहन होते हैं, उनका जो IQ लेवल कोरिलेशन है वो +0.15 तक होता है। भाई बहनों में ये संबंध आपका +50 तक होता है, +0.50। यानी अगर चचेरे, फुफेरे, ममेरे भाई बहन हैं तो +0.15, और सगे भाई बहन है तो उनका जो IQ जो लेवल होता है उसमें कोरिलेशन होता है 0.50 तक होता है। और यहीं अभी एकांकी जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें +0.90 तक ऐसा कोरिलेशन मिला है। तो बुद्धि के विकास में हम सिर्फ आनुवंशिकता को ही नहीं कह सकते कि बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें वातावरण के कारण भी बुद्धि का विकास होता है। साथ ही जो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसमें भी जो स्टडी की गई, उसमें भी ये देखा गया कि बच्चों को अगर जो आपके धनी एवं प्रेरणादायक जो वातावरण में रखे जाते हैं बच्चे, या उसमें पले बढ़े होते हैं, तब उन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि का स्तर होता है वो उन बच्चों की तुलना में अधिक होता है जिन्हें गरीब और प्रेरणात्मक वातावरण में रख कर के पाला गया होता है। यानी कहने का अर्थ है कि उन्हें पूर्ण से प्रेरणा नहीं मिली हुई होती है। साथ ही उनका जो इकोनॉमिकल लेवल होता है वो भी काफ़ी लोअर ग्रेड का होता है। तो यहाँ विस्मय 1966 और स्कॉलेट सालापेटिक जो थे, उन्होंने अपनी स्टडी में ये देखा कि जो प्रतिकूल वातावरण का कहे तो बुद्धि पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये जो प्रभाव औसत बुद्धि से ऊपर वाले बच्चे होते हैं उन पर अधिक पड़ता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो भी उन्होंने स्टडी की उसमें ये मिला कि जो शोरगुल या दुर्व्यवस्था का जहाँ पर स्तर होता है, जब अधिक होता है तो वहाँ बच्चों की बुद्धि स्तर में काफ़ी कमी होती है। इस तरीके से अगर माता पिता अगर बच्चों पे कम ध्यान दे रहे हैं या सफलता के लिए उन्हें उचित पुरस्कार नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ भी बुद्धि लब्धि में कहे तो एक तरह से कमी आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ ये जो सभी आपके फैक्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उससे ये सिद्ध करते हैं कि वातावरण की जो भिन्नता होती है उसमें इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनके कारण ये जन्म लेती है। जुजान्स की भी बात करूँ तो जुजान्स ने भी यही बात कहा है कि जैसे जैसे बच्चों की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, उनका बौद्धिक जो वातावरण होता है वो घटिया होता चला जाता है। जॉन्स ने इस तथ्य को आपके कॉन्फ्लुएंस थ्योरी जो थी, सम्मेलन सिद्धांत, उसके द्वारा स्पष्ट किया है। इस सिद्धांत में संबंध में काफ़ी मतभेद उन्होंने दिखाने की बात की है। यहाँ हम आपको बता दें कि जॉन्स की जो ये थ्योरी है, कॉन्फ्लुएंस थ्योरी, सम्मेलन सिद्धांत, ये आपके कहें तो एक तरह से अकोमोडेशन के क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो इसको आप लोग थोड़ा अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिएगा। सम्मेलन सिद्धांत या कॉन्फ्लुएंस थ्योरी जॉन्स की है। तो उन्होंने ये इसमें स्पष्ट किया है कि जो बौद्धिक वातावरण होता है, अगर बच्चों की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है तो वो तो बौद्धिक वातावरण में काफ़ी घटिया होता चला जाता है। वैसे इस संबंध में काफ़ी मतभेद भी है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना भी की और कहा है कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे नहीं, बच्चों का जो परिवार है उसमें बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है, इसके बावजूद उनका जो बुद्धि स्तर होता है वो कम हो ये आवश्यक नहीं है और ना ही कम हो पाता है। इसकी आलोचना भी की गई है। तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार बुद्धि जो है प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होती, इसी प्रकार जो सामूहिक भिन्नताएं हैं वो भी समान नहीं होती, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे आपके उच्च व्यवसाय में जो व्यक्ति संलग्न है उसमें बुद्धि जो है छोटे व्यवसायों में लगे जो व्यक्ति होते हैं उनसे अधिक पाई जाती है।
ये एक स्टडी में भी मिला कि जो व्यवसायिक समूह के लोग होते हैं उनके बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो नियर अबाउट 115 तक होती है। जो आपकी ऐसे बिजनेसमैन हैं जो काफ़ी हायर क्लास के हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों का जो IQ लेवल है वो 115 के लगभग होता है, 115। जबकि मजदूर के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है सिर्फ 94 तक होती है। तो यहाँ उनके IQ लेवल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। बुद्धि पर अगर हम सामूहिक डिफरेंसेस की बात करें, जो ग्रुप डिफरेंसेस है, उसमें सबसे विस्तृत और पूर्ण अध्ययन अमेरिका में निग्रो और अमेरिका की जो गोरी जाति थी उन पर किया गया था। निग्रो जाति और गोरी जाति की जो स्टडी की गई उसमें जो ग्रुप डिफरेंसेस हैं उसको निकालने की बात की गई। ये सब एक ही देश के जो थे वासी थे, साथ ही एक ही भाषा बोलने वाले थे। सिर्फ इतना ही था कि निग्रो जो थे वो निम्न शैक्षिक वातावरण प्राप्त था उनको। यानी कहने का अर्थ है कि जो निग्रो जाति के लोग थे उनकी जो शैक्षिक स्थिति थी वो काफ़ी निम्न स्तर की थी। यानी जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट था उनका निम्न स्तर का था। साथ ही इससे जो बुद्धि की जैविक वंशानुगत जो न्यूनता थी किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो पाती। इन्हीं जाति भेदों के संबंध में जो आंकड़े प्राप्त किए गए वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुद्धि परीक्षण से प्राप्त हुए, जिनके अनुसार सामान्य गोरों की अपेक्षा निग्रो जो जाति के लोग थे उनके रंगरूटों के अंक कम थे। तो यह बौद्धिक भिन्नता का एक तरह से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक जो डिफरेंसेस था वो शो कर रहा है। इसी तरीके से जो संपन्न समूह और निकृष्ट समूह के बीच में जो होती हैं बौद्धिक भिन्नताएं वो भी देखने को मिली। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और ग्रुप डिफरेंसेस होते हैं वो हर व्यक्ति में उसकी संस्कृति और उसकी जो सामाजिक आर्थिक स्तर है उसके आधार पर अलग अलग होता है। वास्तव में जो बुद्धि विकास की सीमा है वो आनुवंशिकता द्वारा ही निर्धारित होती है, लेकिन उसके विकास की जो गतिविधि है वो वास्तव में व्यक्ति के वातावरण पर निर्भर करती है। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी बालक के विकास के लिए अगर सुंदर स्वस्थ और हर दृष्टि से अगर हम उपयुक्त वातावरण अगर उसको दें तो जाहिर सी बात है कि उसको उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो साधारण निम्न स्तरीय जो बालक हैं या जो साधारण या निम्न स्तर वातावरण में पलने वाले बालक हैं उनकी अपेक्षा तीव्रता से विकसित होगी। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग वातावरण की। आनुवंशिकता ज़रूरी है क्योंकि आनुवंशिकता से विजुअल डिफरेंसेस हो रहे हैं। वातावरण वातावरण वास्तव में एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत आपके कई जो एलिमेंट्स हैं उनको रखा गया है, कई तत्वों को समावेशित किया गया है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो आपके आनुवंशिक जो कारक होते हैं उनको छोड़ करके जो उसके बाद जो बचता है, यानी आनुवंशिक कारक ऐसे हैं जिनको छोड़ दें अगर बालक के विकास में तो उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो सब कुछ आपका वातावरण के ही एक तरह से अंग माने जाएंगे, एक तरह से उसी का पार्ट माना जाता है। गर्भकालीन अवस्था में जो बालक वस्तुओं घटनाओं और रासायनिक जो द्रव्यों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है सभी वातावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस अवस्था में भी जिन जो ऐसी घटनाएं होती हैं, जो आपके केमिकल्स जो ड्रग्स वगैरह होते हैं इनका प्रभाव भी आपके अगर बच्चे पे पड़ रहा है तो वो भी आपके कहें तो वातावरण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ सभी प्रकार के आपके जो वातावरण के अंतर्गत आते हैं, कहने का अर्थ है कि जो भी आपके रासायनिक द्रव्य हैं, जो घटनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, जो भी व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं आनुवंशिकता के अतिरिक्त, वो सब आपके वातावरण के ही अंग हैं। और जन्म के बाद अगर हम बात करें तो जन्म के बाद जो आपकी आहार हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, यानी जहाँ पे हमारे रहन सहन की हमारी जो दशा है, जो हमारा आहार विहार है, जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, परिवार है, पास पड़ोस है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक परंपरा है, ये सब जो भी उसमें घटनाएं होती हैं जिनका बालक के शिक्षण और प्रशिक्षण से कहें तो एक तरह से सीधा संबंध होता है, वो सब कुछ बच्चे को पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तो यहाँ इस संबंध में सबसे अधिक महत्व ये है कि ये वे घटनाएं जिनका बालक के शिक्षण प्रशिक्षण से जो संबंध है। तो शिक्षण प्रशिक्षण में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हाँ, बालक जब भी शुरू करता है कि शिक्षा की शुरुआत है उसकी वास्तव में घर से ही होती है। घर के बच्चों के साथ खेलने कूदने से होती है, पास पड़ोस के बच्चों के साथ आने जाने में होती है। तो यहाँ घर का इन्वायरमेंट कैसा है, पास पड़ोस का इन्वायरमेंट कैसा है,
और साथ ही व्यक्ति बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक वहाँ पर जो कल्चर है वहाँ का कैसा है। तो इन सब का इफेक्ट जो है वो बच्चे के विकास पर पूर्ण रूप से पड़ता है। और बच्चे के विकास की हम बात करें तो उसके मूल रूप से कहें तो उसके बुद्धि विकास पर ज़्यादा पड़ता है। तो एक और बालक की जो अधिगम संबंधी जो अनुभूतियाँ होती हैं वो पुरस्कार, दंड और उसके रिइंफोर्समेंट की जो तैयारी होती है उसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरी तरफ बात करें तो जो उसका आर्थिक शैक्षणिक जो वंचन है, यानी कहने का अर्थ है कि जो आर्थिक सामाजिक जो स्थिति होती है जब उसको उससे बच्चा वंचित करके रखा जाता है तो उनके कारण भी उनमें अनुमानसिक जो क्षमताएं होती हैं उनके विकास का अवसर नहीं मिल पाता। यानी जो बच्चे में आनुवांशिक रूप से जो विकास होना चाहिए, जो आनुवांशिक जो क्षमता होती है उनका विकास करने के लिए व्यक्ति को एक अवसर मिलना चाहिए। वो अवसर आपके वातावरण के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। तो जब वो अवसर बच्चे को नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर उसकी जो कहें तो बुद्धि होती है या जो शैक्षणिक जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे दबने लगती है। और दबने का कारण ये होता है कि बच्चा जो होता है धीरे धीरे अपने आप को इन्वायरमेंट से अलग रखने लगता है। तो अलग रखने के कारण ही उसके अंदर की जो इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे दबने लगती हैं और उसका जो बौद्धिक स्तर है वो निम्न स्तर का होता चला जाता है। स्किल्स वेलमैन 1938 की अगर मैं बात करूं तो स्किल्स वेलमैन जो 1938 ने इस संदर्भ में बच्चों के बौद्धिक विकास के संदर्भ में जो उन्होंने स्टडी की तो ऐसे बालकों का अध्ययन उन्होंने किया जो अनाथालय के थे। उन्होंने जो स्टडी की थी उन्होंने अनाथालय के बच्चों पर अपना स्टडी शुरू किया और उन्होंने अनाथालय के निर्धन वातावरण में जो पल रहे थे बच्चे उन पर अपनी स्टडी शुरू की। इन बालकों की जो शिक्षा के लिए कहें तो एक सुंदर नर्सरी स्कूल का भी प्रबंध किया गया जो 2-2.5 साल तक स्कूल के नए वातावरण में रहने के बाद उनकी कहें तो बुद्धि जो थी उसकी तुलना वैसे बालकों से की गई, यानी वैसे बालकों की बुद्धि से की गई जिन्हें इस स्कूल में पढ़ने की सुविधा जानबूझ करके नहीं दी गई। यानी आपकी जो स्टडी उन्होंने की वो अनाथालय के बच्चों पर किया। अनाथालय के ही बच्चों में उन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाया और कुछ जो कहें तो ऐसे वेरिएबल्स को रोका गया। तो वहाँ पर जो उनका कुछ बच्चे थे उन्हें अच्छे स्कूल में उसी अनाथालय के अच्छे स्कूल में जो एजुकेशन थे वो कार्य करने की सुविधा दी गई और कुछ बच्चों को ऐसी सुविधा नहीं दी गई। तो जो ये स्कूल जो है 2-2.5 साल तक चलाया गया और इसमें देखने की कोशिश की कि जो बच्चे 2-2.5 साल तक ऐसे स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए हैं उनकी तुलना में वे बच्चे जिनकी बुद्धि कहें तो जो नहीं उस स्कूल में पढ़े थे, यानी कहने का अर्थ है कि जो बच्चे 2-2.5 साल तक उस अच्छे प्रबंध कमेटी की जो स्कूल थी उसमें पढ़े थे और कुछ ऐसे बच्चे जो कि वैसे स्कूल में नहीं पढ़े थे, उन दोनों का कंपेरिजन किया गया, उन दोनों की बुद्धि का कंपेरिजन किया गया जिसमें उन्होंने ये देखा कि इस स्कूल में जो पढ़ने की सुविधा दी गई थी और पढ़ने की सुविधा जिन्हें जानबूझकर नहीं दी गई थी तो वैसे में पता चला कि जो स्कूल के सुंदर वातावरण के कारण उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनकी बुद्धि लब्धि में एक तरह से वृद्धि हुई। और ऐसे बालक जिन्हें बुद्धि के विकास की जो ऐसे बालक थे जो स्कूल गए थे तो उनमें बुद्धि लब्धि में तो वृद्धि हुई, साथ ही बुद्धि के विकास की जो गति थी उसकी तीव्रता भी देखी गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो बच्चे अगर अच्छे जो स्कूल इन्वायरमेंट है वहाँ पर अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो बढ़ती भी है, साथ ही बुद्धि लब्धि के साथ उनकी जो बुद्धि की तीव्रता होती है, जो गति होती है वो भी काफ़ी बढ़ती है उनकी अपेक्षा जो स्कूल नहीं जा रहे थे या जिन्हें जानबूझ करके स्कूल जाने से रोक दिया गया था। इसी तरह अगर हम गार्डन की बात करें, गार्डन 1924 की, तो उन्होंने जो आपके नौकाओं में निवास करने वाले जो मल्लाह थे उनके बच्चों की जो आयु थी उसके आधार पर उन्होंने डिवाइड किया और डिवाइड करके उन्होंने उनकी जो इंटेलिजेंसी टेस्ट थी उसको किया। उन्होंने डिवाइडेशन में 6 वर्ष के जो नीचे के बच्चे थे उनकी बुद्धि लब्धि का मेजरमेंट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उसकी बुद्धि लब्धि जो थी वो 90 से 100 के बीच थी और जो 9 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे थे उनकी केवल 70 ही थी। इस शोध में देखा गया कि जो बुद्धि के विकास और ह्रास पर जो है वो वातावरण की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है, सांस्कृतिक जो दशाएं हैं उनका गहरा प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि यहाँ पर ये सीधे सीधे से हो रहा है कि जो 6 वर्ष के से नीचे के जो बच्चे हैं, जब तक उनको ये पता ही नहीं है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति सांस्कृतिक स्थिति क्या होती है, तब तक उनका आई क्यू लेवल 90 से 100 के बीच था। लेकिन जब 9 वर्ष के बच्चों की बात की गई तो वहाँ पर उनका आई क्यू लेवल 70 मिला। तो ये शो ही सीधे सीधे कर रहा है, इससे सीधा सीधा प्रमाणित हो रहा है कि बच्चों की बुद्धि के विकास पर कहें तो वातावरण का पूरा पूरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर पर्वतीय और जंगली क्षेत्रों में जो भ्रमण करने वाली जातियां हैं, उनके बच्चों के भीतर भी बढ़ती हुई जो आयु के साथ बौद्धिक विकास में ह्रास का एक तरह से प्रमाण देखा गया कि बच्चे का कहें जो शारीरिक विकास हो रहा है, जो आयु में विकास हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो बुद्धि लगती है उसमें एक तरह से ह्रास मिल रहा है। ये घटना जो है, अगर हम इस घटना की व्याख्या करें तो यहाँ पर जो तर्क मिल रहा है कि जो जंगल, पर्वतीय और जो नदियों में लंबे समय तक जो निवास करने वाले लोग होते हैं या उनके जो परिवार के बच्चे होते हैं, वो सामान्यतः कहें तो निम्न श्रेणी की जो है उसमें शैक्षणिक प्रवेश नहीं मिल पाता है, और साथ ही कहें कि उनका एजुकेशनल जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं हो पाता है, और इसके जो बच्चे होते हैं उनके विकास पर भी एक तरह से उनके जो इन्वायरमेंट है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और कहें तो जो उनका सोशल इन्वायरमेंट है, जो उनका एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, वो अच्छे सोशल और एजुकेशनल इन्वायरमेंट से एक तरह से वंचित रह जाते हैं। ऐसा होने से ही उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और साथ ही जो थोड़ी बहुत जो उनकी आनुवंशिक क्षमताएं होती हैं, जो उनको अपने माता पिता से प्राप्त हुई होती हैं, उसके लिए भी उन्हें कहें तो एक स्वस्थ वातावरण नहीं मिल पाता है। स्वस्थ वातावरण न मिलने के कारण जो उनकी आनुवंशिक क्षमताएं हैं वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। निम्न स्तरीय जो वातावरण है उसमें जो पलने वाले बच्चे होते हैं, उनकी अगर हम बात करें छोटी आयु के जो उसमें बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि में अधिक ह्रास तो नहीं हो पाता, क्योंकि छोटी आयु के लिए जो नियमित बुद्धि परीक्षण है उनकी समस्याएं भी सरल होती हैं, और बालक जो है औपचारिक शिक्षा के अभाव में भी उनका कहें तो एक तरह से समाधान प्रस्तुत कर पाता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो छोटे आयु के बच्चे होते हैं, जब उनमें कोई पर कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे हैं, उसमें एकांश बिल्कुल ईजिली होते हैं, जो कि आपके अगर बच्चे औपचारिक शिक्षा नहीं भी ग्रहण किए हैं तब भी वो उसका समाधान कर लेते हैं। तो यहाँ जो टेस्ट है वो भी काफ़ी इजी गोइंग होता है, जिसकी वजह से वो समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। लेकिन जब यही बच्चे आपके जिनकी आयु बढ़ने लगती है या जो आयु बड़ी आयु के हो जाते हैं, तो टेस्ट जब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो परीक्षणों की जो समस्याएं होती हैं वो थोड़ी सी जटिल हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि बच्चों का एज जब बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग उन पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, तो वे बच्चे प्रश्नों का सही सही उत्तर पूर्ण रूप से नहीं दे पाते, या तभी दे पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त रूप से उत्तेजित किया जाए, उन्हें एक तरह से मोटिवेट किया जाए, उन्हें कहे तो स्कूल के इन्वायरमेंट में रहने का अगर अवसर मिला हो, तभी वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं या ऐसी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जहाँ जो लोअर ग्रेड के इन्वायरमेंट जिसको मिले हैं, निम्न स्तरीय जिसको इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो बालक है उसके बौद्धिक विकास पर एक तरह से कहें तो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा इन्वायरमेंट भले बच्चे में आनुवंशिक जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हों, लेकिन अगर उनका इन्वायरमेंट जो है, अब यहाँ पर मैं पूरे इन्वायरमेंट की बात करूँगी, चाहे सोशल इन्वायरमेंट हो, कल्चरल इन्वायरमेंट हो उनका, चाहे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हो, मैं सारे इन्वायरमेंट्स की यहाँ पे बात करना चाहूँगी। तो यहाँ पर जो भी उनको इन्वायरमेंट मिले हैं, इन सभी इन्वायरमेंट में अगर उनको सही इन्वायरमेंट नहीं मिला, स्वस्थ इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो ऐसे इन्वायरमेंट अगर स्वस्थ नहीं मिल रहे हैं तो बौद्धिक विकास पर इसका एक तरह से निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और व्यक्ति वहीं श्रेष्ठ वातावरण में अगर बच्चे पल रहे हैं जो कि आनुवंशिक जो क्षमताएं जिनमें हैं और उनको वातावरण अच्छा मिल रहा है, स्वस्थ वातावरण मिल रहा है, श्रेष्ठ वातावरण मिल रहा है, तो बौद्धिक विकास को एक तरह से ये जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। तो एक तरह से प्रोत्साहित करने वाला एक तत्व सिद्ध हो जाता है कि जो आपका श्रेष्ठ इन्वायरमेंट है। तो ऐसे तथ्यों की पुष्टि विशेष रूप से 2 प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अध्ययनों से होती है। इसमें आपके जो अभिनय यमज हैं उनके कहें तो जो नियंत्रित अध्ययन किए गए उनसे प्रदर्शित होते हैं। साथ ही यमज बालकों को भिन्न प्रकार के अगर वातावरण में रहने के बाद उनकी बौद्धिक स्तर की अगर तुलना की जाती है,
तो वहाँ भी उनकी बुद्धि लब्धि में एक तरह से डिफरेंसेस मिलने लगते हैं। तो यहाँ दो अगर हम मीन्स की आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं उनके बीच अगर हम शिक्षा संबंधी डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ जो शिक्षा संबंधी उसमें अंतर पाए जा रहे हैं, तो उनमें जितनी अधिक भिन्नता होगी उनके भीतर भी उतनी अधिक कहें तो भौतिक भिन्नता पाई जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि जिन्हें जैसे जैसे एजुकेशनल इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है, तो जिस जिस एजुकेशनल इन्वायरमेंट में बच्चे रह रहे हैं, भले वो यमज ही हों, तब भी उनके अगर हम अलग अलग अवसर पे उन्हें शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, तभी उनके जो IQ लेवल है उसमें डिफरेंसेस दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करें जो अलग टेस्टेज हुए हैं, जिसमें बुद्धि लब्धि की डिफरेंसेस में 24 पॉइंट तक पाई गई है, यानी पॉइंट 24 तक। तो यहाँ ऐसे जो बुद्धि विकास है उन पर उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी कहें तो धनात्मक प्रभाव पाया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर उच्च होगी तो वहाँ बच्चों का जो बुद्धि लब्धि स्तर होगा वो भी काफ़ी उच्च स्तर का होगा या बढ़ा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें बुद्धि के विकास पर जो स्टडी की गई है आपकी मैकिनमार की, तो मैकिनमार 1938 ने स्टैनफोर्ड जो बिनी टेस्ट था उसके आधार पर उन्होंने जो अनस्किल्ड जो मज़दूर थे उनके बच्चों की उन्होंने एवरेज IQ लेवल जो थी वो चेक की, क्या उसका टेस्ट किया उन्होंने, तो उन्हें केवल 95 तक प्राप्त मिला। जबकि ऐसे जो प्रोफेशनल पर्सन थे उनके बच्चों का जब एवरेज IQ लेवल निकाला गया तो 125 तक मिला। यानी कहने का अर्थ है कि जब मैकमार ने जो स्टैनफोर्ड बिनी टेस्ट था जो बच्चों पर एडमिनिस्ट्रेट किया गया था, तो उन्होंने अनस्किल्ड जो मज़दूर थे उनके बच्चों पर जब उन्होंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया तो उन बच्चों का जो IQ लेवल था वो 95 तक उनको मिला। जबकि जो प्रोफेशनल पर्सन थे उनमें अगर स्टैनफोर्ड बिनी टेस्ट जब एडमिनिस्ट्रेट किया गया तो उनके बच्चों का जो एवरेज आपका IQ लेवल आया वो 125 तक मिला। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस थे वो सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से मिल रहे थे, क्योंकि एक तरफ तो अनस्किल्ड पर्सन थे, दूसरी तरफ प्रोफेशनल पर्सन थे। तो प्रोफेशनल और अनस्किल्ड दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसके कारण वो डिफरेंसेस जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे उनके कारण आपका 95 और 125 का जो डिफरेंसेस था वो शो होने लगा। इसी प्रकार से अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ब्राह्मण जाति के बच्चों पर भी एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी की गई। तो ये जो कंपैरेटिव स्टडी की गई इसमें जो कहें तो सांस्कृतिक वंचन रखा गया। यानी यहाँ पर जो कल्चरल जो इफ़ेक्ट थी उसको देखने की कोशिश की गई कि जो कल्चरल इफ़ेक्ट है उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और सांस्कृतिक जो उनकी संस्कृति थी उसे उन्हें वंचित रखा गया और उसके प्रभाव का पता लगाने की कोशिश की गई। तो इसमें उन रैमन जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस थे उसके द्वारा IQ में जो था उसका मेजरमेंट किया गया, रैमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। तो रैमन प्रोग्रेसिव जो मैट्रिसेस था उसके द्वारा जब हम बुद्धि लेवल का अगर हम मेजरमेंट करने की बात करें तो इस पर जो ब्राह्मण जाति के बच्चे थे, जो अनुसूचित जाति के बच्चे थे, उनसे सार्थक रूप से उच्च प्राप्तांक प्राप्त हुआ। अन्य समूह के जो बच्चे थे उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं हुआ। यानी यहाँ पर जो डिफरेंसेस थे वो सिर्फ आपके ब्राह्मण जाति और अनुसूचित जाति के जो बच्चे थे उनके बीच में जो डिफरेंसेस आए थे वो सार्थक रूप से उच्च प्राप्तांक प्राप्त किए। तो यहाँ जो कहें तो एक तरह से दीर्घकालिक अगर वंचन की बात करें तो ब्लॉक डिज़ाइन जो टेस्ट थे, कोहन का ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, उस पर परफॉर्मेंस टेस्ट का कहें तो सार्थक रूप से ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त किया गया। जो कोहन का ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट था बुद्धि पर, तो वहाँ ये चूँकि एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, कोहेन का जो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट है, तो इस टेस्ट के साथ जो बच्चों का डिफरेंसेस देखने की कोशिश की, IQ लेवल जो टेस्ट करने की कोशिश की गई, मेजरमेंट किया गया, उसमें सार्थक रूप से एक तरह से निगेटिव जो कोरिलेशन मिला। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि इन्वायरमेंट का सीधा सीधा इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। सिन्हा ने भी आपके जो प्रात्यधिक जो कौशलों के विकास पर अगर सामाजिक रूप से दुर्बल होने यानी सोशल जो डाइवर्जेंस के पर्सन थे उन पे एक तरह से दिखा, तो ये प्रभाव उन्हें सार्थक नहीं मिला। ये प्रभाव आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता गया। तो यहाँ आयु में वृद्धि के साथ साथ बढ़ रहा है। यहाँ कहने का अर्थ है कि हम जब भी बच्चे को कुछ सोशल इन्वायरमेंट या कल्चरल इन्वायरमेंट अगर हम अच्छा दे रहे हैं, स्वस्थ इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की जो IQ लेवल है उसमें भी वृद्धि होती है। तो यहाँ अगर लेवर्ड की बात करें तो लेवर्ड ने भी जो आपका वेक्सलर का बुद्धि परीक्षण था उसकी सहायता से उन्होंने उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय जो सामाजिक आर्थिक
जो दसांव वाले परिवार के बच्चे थे उन पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, और उनके उच्च स्तरीय परिवारों के बच्चों की जो एवरेज आईक्यू थी वो 115 तक मिली, जबकि निम्न स्तरीय परिवार के जो बच्चों की एवरेज आईक्यू लेवल मेजर किया गया तो उनका 103, इनमें से 103 तक ही पाया गया। तो 103 और 115 के बीच के जो डिफरेंसेस हैं ये शो कर रहा है, क्योंकि एक ही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। बैचलर का बुद्धि परीक्षण ही टेस्ट जो है उसी को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, और वही टेस्ट आपका हाई लेवल जो इकोनॉमिकल स्टेटस के जो पर्सन हैं उनके बच्चों पर, और वही टेस्ट आपका लोअर लेवल जो इकोनॉमिकल स्टेटस के बच्चे थे उन पर। तो दोनों पर वही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है और दोनों का कंपैरिजन भी किया जा रहा है। दोनों के कंपैरिजन में जो एवरेज मिला है, तो एक तरफ उच्च स्तरीय जो है हाई लेवल के जो बच्चे हैं उनमें 115 मिल रहा है और वहीं एक तरफ आपका 103 मिल रहा है। तो ये शो ही कर रहा है कि इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ इकोनॉमिकल स्टडीज़ और उनके जो सोशल कल्चर है उसके इफेक्ट की उसी का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि बच्चों में जो भी आपकी वातावरण है उसका प्रभाव उसकी आईक्यू लेवल पर सीधा सीधा पड़ रहा है। यानी जैसे भी हो सके हमें बच्चों के जो इन्वायरमेंट हैं उसको हेल्दी इन्वायरमेंट में हमको रखना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिकल स्टडीज़ की ही बात नहीं की जा रही है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम बच्चे को इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो उसका सोशल और कल्चरल जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। साथ ही अगर इकोनॉमिकल लेवल अगर बहुत ज़्यादा डल पर्सन का अगर मिल रहा है तो वो इकोनॉमिकल लेवल के साथ ही जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, अगर हम इनको एक साथ इंक्लूड करके बच्चे पर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट बच्चे पर अच्छा आता है। अगर हम परिवार की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव बच्चों की बुद्धि उपलब्धि पर देखें तो ये भी स्टडी की गई, अधिकतर देखा गया है कि भौगोलिक स्थिति का भी प्रभाव बच्चों की बुद्धि उपलब्धि पर काफ़ी अधिक पड़ता है। यहाँ बात करने अगर हम शहरों और गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं तो ये देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो आपके शहर में रहने वाले बच्चे हैं वो ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा काफ़ी अधिक बुद्धिमान पाए गए हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि तीव्र बुद्धि के जो लोग हैं वो धीरे धीरे शहरों में बसने लगते हैं और शहरों में तीव्र बुद्धि के बच्चों की जनसंख्या है वो बढ़ने लगती है। साथ ही जो सामाजिक आर्थिक दुर्दशाएं भी हैं वो भी वहाँ पर कुछ अलग होती हैं। जो व्यक्ति अधिक आपके बुद्धिमान होते हैं वे अधिक अच्छे कहें तो काम धंधे अपनाते हैं और जिसके कारण वे अपनी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत कर पाते हैं, जिसके कारण ऐसे उनके जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छा वातावरण उपलब्ध हो पाता है, जिसके कारण उनकी बुद्धि पर अगर हम बात करें तो बुद्धि उनकी काफ़ी तीव्र मानी जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, अच्छा स्कूल इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में उनके जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि जो है वो तीव्रता के साथ बढ़ती है। तो यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उसका भी प्रभाव कहें तो बुद्धि लब्धि पर काफ़ी अच्छा पड़ता है। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि जो अधिकांश आपके इंटेलिजेंस टेस्ट हैं उसमें ऐसी समस्याएं भी संबंधित जो प्रश्न हैं अधिक काफ़ी समावेश किया जाता है जो उच्च स्तरीय आपके सामाजिक, सांस्कृतिक या शहरी वातावरण में जो बच्चे पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ही उसमें के एकांश भी तैयार किए जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि बुद्धि परीक्षण जो तैयार किया गया है जिससे मेजरमेंट किया जा रहा है वो ग्रामीण बच्चे और शहरी बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान सिद्ध हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसके एकांश जो हैं वो उन्हीं के लिए बनाए गए हैं जो आपके उच्च बुद्धि प्राप्तांक के एक्वायर करने वाले जो बच्चे हैं। तो यहाँ जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुई है उसमें अगर हम देखें तो भौगोलिक स्तर के अतिरिक्त जो हमारा कहें तो न्यूट्रिशन होता है, जो हम आहार ग्रहण करते हैं उस पर भी बुद्धि के विकास का कहें तो काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और एक सीमा तक कहें तो प्रभाव पड़ता ही है। अगर हम पावेल 1938 की बात करें तो उन्होंने आहार के प्रभाव का बुद्धि पर जो आहार का जो क्या प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर ये देखने के लिए उन्होंने जो स्टडी की थी उसमें उन्होंने 2 समूह बनाए, बच्चों के 2 समूह बनाए। एक समूह उनका प्रयोगात्मक समूह था जो लगभग 20 महीने तक उन्हें अच्छा भोजन दिया गया, यानी कहने का अर्थ है कि उन्हें एक संतुलित आहार दिया गया, जबकि जो नियंत्रित समूह के बच्चे थे उनको साधारण भोजन मिलता रहा। 20 महीने के बाद जब उनका आईक्यू लेवल टेस्ट किया गया तो आईक्यू लेवल के आधार पर ये देखा गया कि जो प्रयोगात्मक समूह के आपके बच्चे थे उनकी औसत बुद्धि लब्धि में लगभग 10 पॉइंट की वृद्धि हुई, और जो नियंत्रित समूह के बच्चे थे उनकी औसत बुद्धि लब्धि जो थी वो जैसी थी वैसे ही रह गई, यानी कि ज्यों की त्यों थी। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो उत्तम आहार है उसके कारण बुद्धि में जो वृद्धि हुई थी
उसकी मात्रा जीवन के प्रथम 4 वर्षों में अगर से देखें तो सबसे अधिक देखी जाएगी। यानी बच्चे की अगर हम आईक्यू लेवल में की बात करें और उसके न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चे पे, वो इफ़ेक्ट जो है वो शुरुआती दौर में जो पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उस समय बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो काफ़ी तीव्रता से बढ़ती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने कहा था आप लोगों से कि जो बच्चे जन्म के बाद की अवस्था से बढ़ते हैं और लगभग ये 10 साल तक जो होता है, उनका शारीरिक विकास जितनी तेज़ी से होता है उतनी ही तेज़ी से उनका मानसिक विकास भी होता है। तो इस समय बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो काफ़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। तो आईक्यू लेवल उस समय तीव्रता से बढ़ रहा है, तो उससे वैसी कंडीशन में अगर उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट भी बच्चों पे पड़ रहा है, साथ ही उनके न्यूट्रिशन का भी इफेक्ट उन पे पड़ रहा है। तो न्यूट्रिशन का इफेक्ट और इन्वायरमेंट का इफेक्ट, ये दोनों जब इफेक्ट पड़ रहा है, तो अगर उन्हें स्वस्थ इन्वायरमेंट दिया जाएगा और संतुलित आहार दिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में उनकी बुद्धि की जो तीव्रता है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और अच्छी बढ़ेगी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने टेस्ट भी किया था उसमें उन्होंने देखा कि जिनको प्रयोगात्मक जो समूह थे उनको जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है उसमें लगभग 10 पॉइंट की वृद्धि हुई। तो 10 पॉइंट बहुत हो जा रहा है, जबकि आपके जो नियंत्रित समूह थे उनके बच्चों की बुद्धि जो लब्धि थी वो ज्यों की थी, यानी उनका एवरेज ही वहीं पर रुका था। तो यहाँ जो 10 पॉइंट की वृद्धि हुई है, ये शो कर रहा है कि न्यूट्रिशन का सीधा इफेक्ट हमारे आईक्यू लेवल से है। और इसके साथ ही जो टेस्ट किए गए थे, आप उत्तम आहार के कारण जो बुद्धि में वृद्धि हुई, उसकी मात्रा आपके जीवन के प्रथम जो 4 माह जो वर्ष होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखी गई। ये प्रभाव अगर हम उसे बड़े बच्चों पर देखें तो बुद्धि और पोषक तत्वों के संबंध में निश्चित करने के संदर्भ में जो हेरल थे उन्होंने भी स्टडी किया, और हेरल ने लगभग 1 वर्ष तक इसकी स्टडी की। उन्होंने भी एक समूह को कहें तो रोज़ विटामिन बी की जो टैबलेट थी उसको दिया, और दूसरे समूह को केवल नकली टिकिया खिलाई गई। यानी कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें विटामिन बी की टैबलेट दी गई, और दूसरे बच्चे जो थे उनको सिर्फ ऐसे ही टैबलेट दे दी गई। फिर उन्होंने दोनों समूह जो ग्रुप थे उसकी कहें तो जो अन्य शारीरिक जो और मानसिक क्षमताएं हैं उसका मेज़रमेंट करने की कोशिश की। हाँ, ये ध्यान यहाँ पे रखा गया कि जो भी दोनों ग्रुप के बच्चे थे उनकी शारीरिक और जो मानसिक स्थिति थी वो सामान्य वो सामान्य थी। तो यहाँ पर जो टेस्ट में एडमिनिस्ट्रेट किया गया कि प्रयोग की जो समय थे उसमें अनेक जो परीक्षण थे उनकी सहायता से दोनों समूह की जो बुद्धि लब्धि थी उसका मेजरमेंट किया गया, यानी उसका इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया। हैरिल ने ये देखा कि जिनको विटामिन खिलाए गए थे उस समूह के जो बालक थे, वो बच्चे थे, वो पढ़ने में, याद करने में और कहें तो जो प्रतिस्थापन की जो क्षमताएं थी वो दूसरे समूह के बच्चों से काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी आगे वो थे। तो ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि ये जो स्टडी है कि जो शो कर रही है, इनका परिणाम ये मिला कि बौद्धिक विकास की जो गति है वो गति और जो उसकी सीमा है वो उचित आहार और पोषक तत्वों के उपयोग के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो बच्चे हैं अगर उनको हम उचित आहार दे रहे हैं, पोषक तत्वों की जो मात्राएं हैं वो बढ़ा के दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जब भी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग अगर उसे संतुलित आहार मिल रहा है तो उसके द्वारा बच्चे की बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हैरिल। ठीक है, तो जो उन्होंने देखा अपने रिजल्ट में, उन्होंने देखा कि बौद्धिक विकास की जो गति और सीमा है वो संतुलित आहार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही केवल उन्हीं बच्चों में ये संभव है जो उचित कहें तो आपके आहार न पा रहे हैं, तो यानी अच्छे आहार जिनको मिल रहे हैं उस पर भी आप अगर एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ऐसे इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, उसका साइड इफेक्ट ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि किसी चीज़ की न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो उसका भी एक लिमिटेशन होता है। उस लिमिट तक बच्चों को अगर हम अच्छे न्यूट्रिशंस अगर प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो वो बेटर है। बट अगर हम अच्छे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराने इसके बावजूद हम एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका साइड इफेक्ट मिल सकता है। तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों पर एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है जिन बच्चों को पोषक तत्वों की कमी है या जिन बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में जब हम उनको ऐसे टैबलेट्स दे रहे हैं या ऐसे न्यूट्रिशन को हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहाँ पर आई क्यू जो लेवल है उसके बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती होती हैं कि वहाँ पर आई क्यू लेवल बढ़ सकता है जहाँ पर अच्छे न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अगर हम बात करें बौद्धिक स्तर की, तो यहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक जो अगर वंचन की बात करें, आर्थिक विभिन्नता की बात करें, तो उसके बारे में जो मनोवैज्ञानिकों ने
इंटरेस्ट लिया और जो स्टडी की, उन्होंने बुद्धि में जातिगत और वर्गगत यानी ये जो क्लासिफाइड किया गया है आपके जातियों में, और जो क्लासिफाइड किया गया है आपके 4 वर्गों में, उच्च स्तर, निम्न स्तर, तो इनमें जो डिवाइड किया गया है उसके आधार पे जो स्टडी की गई, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट का यही मानना है कि ऐसे बच्चे जो आपके कहें तो जाति और वर्ग के आधार पे भिन्न हैं, और उन पे जो आपकी स्टडी की गई है, ये स्टडी शो करती है कि व्यक्ति जो है अगर उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर से बिलोंग करता है, उसे अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो अच्छे लोगों के बीच में रह रहा है, उसका भौगोलिक स्तर अच्छा है, तो वैसी स्थिति में बच्चे के जो IQ लेवल हैं वो कहें तो बढ़ सकते हैं या उनको बढ़ाया जा सकता है, अच्छे न्यूट्रिशन दे करके भी उन्हें बढ़ाया जा सकता है। बट ऐसे बच्चे जो जिनको सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, स्वस्थ इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उनका इकोनॉमिकल जो लेवल है वो डाउन है, इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो उनको न्यूट्रिशन कम्प्लीटली कहें तो संतुलित आहार, तो वो भी उनको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, तो वैसी कंडीशन में का जो IQ लेवल होता है वो, ये स्टडी ही शो कर रही है कि वैसे बच्चों का IQ लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है या कम हो जाता है। और ऐसे बच्चे जिनको अगर हम बात करें उनकी एज की, तो ऐसे बच्चे जिनकी एज आपकी अगर नियर अबाउट 2 to 10 है, तो वैसी कंडीशन में अगर ऐसे बच्चों को अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति यहाँ बच्चे की नहीं, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, तो यहाँ फैमिली जो इन्वायरमेंट है उनका इकोनॉमिकल जो लेवल है, जो सोशल कल्चरल लेवल है, अगर वो सही है, तो वैसी कंडीशन में ऐसे बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो बेस्ट होता है। साथ ही उनको कहें तो भौगोलिक जो वातावरण है वो भी अच्छा दिया जाना ज़रूरी है। और यहाँ पर IQ जो लेवल, जो उनका शारीरिक वृद्धि है साथ ही मानसिक विकास है, दोनों चूँकि साथ साथ हो रहे हैं, वैसी कंडीशन में अगर उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पर बौद्धिक विकास जो है वो शारीरिक विकास के साथ साथ चलेगा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोशिश बस यही की जानी चाहिए कि बच्चे को उसकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा न्यूट्रिशन दे करके उसकी IQ लेवल को बढ़ाया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। ठीक है।